Hello students, I hope you are studying this chapter seriously, and I also hope that you must have covered all the topics that we have learned till today in the form of video lectures. Now in this lecture we are going to study regulation of gene expression. So to understand what exactly is regulation of gene expression, we will ask few questions to ourselves and we will try to answer them as well. Now the first question is, what exactly is a gene? And we already have studied that what a gene is. So we will revise it. A gene is any part or the segment of the double-stranded DNA, or in case of RNA genome also of RNA, which has the information for the synthesis of an RNA or for the synthesis of a protein. In most of the organisms, except few viruses, in all the cellular organisms, double-stranded DNA is the genetic material, and that is why for them the definition of gene comes like this. It is a segment of DNA which has the information for the synthesis of any type of RNA, mRNA, transfer RNA, ribosomal RNA, etc., or for the synthesis of a protein. Okay, and those segments of the gene which don't have information for the production of anything of it is not considered as a gene. Okay, now what is gene expression? The next question. तो उस पर्टिकुलर जीन के पास जो इंफॉर्मेशन है, वेदर फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ए प्रोटीन और द प्रोडक्शन ऑफ एन आरएनए, उस इंफॉर्मेशन का एक्चुअल प्रोडक्ट में कन्वर्जन होना, मतलब उस जीन के पास अगर कोई प्रोटीन बनाने का इंफॉर्मेशन है तो उस जीन से वो प्रोटीन बनना और वो प्रोटीन फंक्शनल फॉर्म में बन के उसने फंक्शन करके जो फिनोटाइप या ट्रेट होता है उस सेल या ऑर्गेनिज्म का, वो एक्सप्रेस होना, इस प्रोसेस को हम कहते हैं एक्सप्रेशन ऑफ द जीन. Okay, so it is written something like this: production of the functional protein encoded by the gene and expression of the phenotype of the protein. For example, we have studied in the first chapter, that is principles of inheritance and variations, that a flower color is produced in the flower, a particular flower color. For example, in case of pea, the purple flower color or the violet flower color is produced due to the enzymatic activities. सेल्स के अंदर, फ्लावर के सेल्स के अंदर कुछ कलरलेस पिगमेंट्स होते हैं, एंड उन कलरलेस पिगमेंट्स को कलर्ड पिगमेंट्स में कन्वर्ट करने का काम, बायोकेमिकल रिएक्शन करने का काम कोई एंजाइम्स करते हैं, एंड these enzymes are nothing but the proteins. So from where these proteins or enzymes are produced? They are produced from the genes. जीन्स से ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन एक्सेट्रा होके जो प्रोटीन बनेगा वो कोई एंजाइम हो सकता है, और वो एंजाइम जब अपना बायोकेमिकल रिएक्शन कैरी आउट करेगा तो जो प्रोडक्ट्स बनेंगे, द प्रोडक्ट्स विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सप्रेशन ऑफ ए पर्टिकुलर फिनोटाइप. तो कलरलेस पिगमेंट को कलर्ड पिगमेंट में कन्वर्ट करने वाला जो एंजाइम है, वो एंजाइम फंक्शनल फॉर्म से किसी जीन से जब बनेगा और फ्लावर में कलर डेवलप हो जाएगा, मतलब फिनोटाइप एक्सप्रेस होगा, तो हम कहेंगे कि वो जीन जो एंजाइम बनाता है फॉर कलर्ड फ्लावर प्रोडक्शन, वो जीन क्या हो गया? एक्सप्रेस हो गया. सो जीन एक्सप्रेशन होना मतलब सिर्फ उस जीन से आरएनए या प्रोटीन बनना इतना ही नहीं है. प्रोटीन बन गया लेकिन प्रोटीन अगर फंक्शनल नहीं है, नॉन फंक्शनल है ड्यू टू म्यूटेशंस इन द जीन, तो वो नॉन फंक्शनल प्रोटीन कलरलेस सबस्ट्रेट को कलर्ड प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं करेगा, तो फ्लावर व्हाइट का व्हाइट रहेगा, इट विल नॉट बी कन्वर्टेड इनटू एनी कलर्ड फ्लावर. तो उस केस में हम कहेंगे कि द जीन फॉर फ्लावर कलर हैज नॉट बीन एक्सप्रेस्ड. ओके, सो इससे आपको समझ में आ जाएगा इस एग्जांपल से कि व्हाट एग्जैक्टली इज जीन एक्सप्रेशन. ओके, और हम दूसरा एग्जांपल हमारे केस में ले सकते हैं. फॉर एग्जांपल, हमारे बॉडी के अंदर स्किन के ऊपर पिगमेंट प्रोड्यूस होता है, एंड दैट पिगमेंट इज मेलानिन पिगमेंट, एंड हमारे स्किन का जो भी कलर है, दैट कलर is due to the amount of melanin pigment that is produced in our skin. So this melanin is also produced by enzymatic activities. phenylalanine अमीनो एसिड का हमारे सेल्स के अंदर टायरोसिन में कन्वर्जन होता है, हमने पढ़ा था पहले चैप्टर में, एंड फिर इस टायरोसिन
का दूसरे एंजाइम के थ्रू मेलानिन में कन्वर्जन होता है। और अगर इनमें से कोई एक एंजाइम नहीं बना तो मेलानिन नहीं बनेगा, तो देयर विल बी नो कलर ऑन द स्किन। तो ऐसा इंडिविजुअल एकदम वाइट, एकदम सफेद दिखाई देता है जिसके ऊपर कोई पिगमेंट नहीं है, मतलब जीरो पिगमेंट है। तो उस केस में हम कहेंगे कि उस इंडिविजुअल का जो जीन है फॉर मेलानिन प्रोडक्शन और फॉर स्किन कलर प्रोडक्शन दैट हैज नॉट एक्सप्रेस्ड। और हमारे नॉर्मल इंडिविजुअल्स के केस में हम कहेंगे कि द जीन फॉर मेलानिन प्रोडक्शन और द स्किन कलर प्रोडक्शन इज एक्सप्रेस्ड। तो जीन एक्सप्रेशन का मतलब ये होता है कि उस पर्टिकुलर जीन के पास जो प्रोटीन, जो फिनोटाइप बनाने का इंफॉर्मेशन है, वो प्रोटीन एंड वो फिनोटाइप अगर एक्सप्रेस हो गया, देन ओनली वी से दैट द जीन इज expressed. Now the next question is, what are the steps or the levels at which the gene is expressed? So these are the different steps which we already studied till the last lecture. The first step in the expression of a gene is its transcription for the production of mRNA. तो जो mRNA बनेगा वो बेसिकली यूकैरियोट में हो तो डायरेक्टली नहीं बनेगा, प्रोकैरियोट में डायरेक्टली एमआरएनए बनेगा, लेकिन यूकैरियोट्स में पहले एचएनआरएनए फिर बाद में एमआरएनए बनेगा। तो यूकैरियोट्स में एक एडिशनल स्टेप आता है आफ्टर ट्रांसक्रिप्शन, दैट इज पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल प्रोसेसिंग फॉर द प्रोडक्शन ऑफ फाइनल फंक्शनल एमआरएनए, एंड दिस बिकम्स द सेकंड स्टेप ऑफ जीन एक्सप्रेशन इन यूकैरियोट्स. In eukaryotes, the third step of gene expression then becomes translation. The mRNA is transported outside the nucleus in the cytoplasm, and then in the cytoplasm it is translated into the protein by the ribosomes with the help of transfer RNAs. Okay, that we also studied in the last lecture. And जो प्रोटीन बन गया वो अगर फंक्शनल है तो वो अपना एंजाइमेटिक रिएक्शन कैरी आउट करेगा, या जो स्ट्रक्चरल रोल है उसका वो कैरी आउट करेगा, एंड देन इट विल रिजल्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ ए पर्टिकुलर फिनोटाइप. सो इस तरीके से हम कहेंगे कि जीन एक्सप्रेस हो गया, एंड दीज आर द डिफरेंट स्टेप्स और द लेवल्स ऑफ जीन एक्सप्रेशन. प्रोकैरियोट्स में कुछ स्टेप्स कम हो जाएंगे क्योंकि प्रोकैरियोट्स में ट्रांसक्रिप्शन के बाद डायरेक्टली ट्रांसलेशन होता है, वहां पे एचएनआरएनए का प्रोसेसिंग करने की कोई जरूरत नहीं होती है क्योंकि बनने वाला आरएनए डायरेक्टली एमआरएनए होता है. तो in case of prokaryotes, transcription and translation are only the two steps for the expression, but in case of eukaryotes, transcription, processing, transport of the mRNA from the nucleus into the cytoplasm, and then translation. And actually आपके एनसीईआरटी की किताब में नहीं दिया है, लेकिन ट्रांसलेशन के बाद भी कुछ प्रोटीन्स में प्रोसेसिंग करने की जरूरत होती है फॉर देम टू बी फंक्शनल. फॉर एग्जाम्पल इंसुलिन जो हमारे बॉडी के अंदर बनता है वो 3 पॉलीपेप्टाइड चेन के फॉर्म में बनता है, ए, बी एंड सी. तो उस इंसुलिन का जो बनना है वो ट्रांसलेशन से हो गया, लेकिन उसका फंक्शनल फॉर्म में कन्वर्जन होना जो है दैट इज ड्यू टू पोस्ट ट्रांसलेशनल प्रोसेसिंग. उन ए बी सी चेन में से सी चेन को निकाल के फेंक देना पड़ता है, एंड ओनली ए एंड बी चेन्स आर लिंक्ड विद ईच अदर विद द हेल्प ऑफ डाइसल्फाइड बॉन्ड्स, एंड देन द इंसुलिन प्रोटीन बिकम्स फंक्शनल. तो ये पोस्ट ट्रांसलेशनल प्रोसेसिंग जो होता है दैट इज आल्सो वन ऑफ द स्टेज और लेवल ऑफ जीन एक्सप्रेशन. ओके, सो इन यूकैरियोट्स देयर आर एट लीस्ट 5 स्टेप्स और लेवल्स ऑफ जीन एक्सप्रेशन. नाउ वी विल डिस्कस व्हाट इज रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन. जीन एक्सप्रेशन तो हमने कंसिडर कर लिया, पढ़ लिया, अब रेगुलेशन क्या है. सो डिपेंडिंग ऑन द नीड ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द जीन, जीन के एक्सप्रेशन को ऑन करना या ऑफ करना, इसको हम कहते हैं रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन. जैसे फॉर एग्जांपल अगर बहुत गर्मी है तो हम फैन, एसी चला लेते हैं, तो उसके स्विच को हम ऑन करते हैं. लेकिन बहुत ठंड पड़ी हुई है, 0 डिग्री या 4 डिग्री 5 डिग्री 8 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है सिर्फ, तो उस केस में ना तो हमको फैन या एसी की जरूरत है. तो इन दैट कंडीशन वी विल स्विच ऑफ द फैन और द एसी. तो जरूरत के हिसाब से चीजों को ऑन या ऑफ करना मतलब उनका रेगुलेशन करना होता है. और अगर आप ऑब्जर्व करोगे ध्यान से तो फैन के स्पीड को या उसको ऑन या ऑफ करने के लिए जो मतलब जो एक बटन होता है गोल वाला, उसको हम कहते भी क्या है, रेगुलेटर, क्योंकि वो क्या करता है, रेगुलेशन करता है फैन के ऑन या ऑफ करने का.
या फिर उसके स्पीड को कम या ज़्यादा करने का। ओके, तो उसी तरीके से सेल्स के अंदर, ऑर्गेनिजम्स के अंदर जिस प्रोटीन की ज़रूरत है उसका जीन ऑन किया जाए, जिस प्रोटीन की ज़रूरत नहीं है एक पर्टिकुलर डेवलपमेंटल स्टेज में, एक पर्टिकुलर एज में या एक पर्टिकुलर एनवायरमेंटल कंडीशन में उस प्रोटीन के जीन को, उसके एक्सप्रेशन को ऑफ किया जाए। सो दिस ऑन एंड ऑफ नेचर of the genes or या gene expression is called as the regulation of gene expression. Okay, now why to regulate gene expression? क्यों करना है रेगुलेशन? तो देखो, जैसे अभी हम डिस्कस कर ही रहे हैं कि डिपेंडिंग ऑन द नीड, अब ये जो नीड होती है दैट कैन बी मेटाबॉलिक नीड ऑफ द सेल, दैट कैन बी ए फिजियोलॉजिकल नीड ऑफ द सेल और एन एनवायरमेंटल नीड और कंडीशन सराउंडिंग द ऑर्गेनिज्म। मेटाबॉलिक नीड क्या हो सकती है कि हमको एनर्जी की ज़रूरत है, एंड फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया जो होता है उसको भी एनर्जी की ज़रूरत होती है फॉर कैरिंग आउट इट्स फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस, टू कैरी आउट द सेल डिवीजन प्रोसेस एक्सेट्रा। तो सपोज बैक्टीरिया को एनर्जी के फॉर्म में लैक्टोज मिल रहा है। जनरली ऑल द ऑर्गेनिजम्स यूटिलाइज ग्लूकोज most favorably for the production of energy. So ग्लूकोज को ग्लाइकोलाइसिस में ले जाके वो एनर्जी उससे प्रोड्यूस करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ कैटाबोलिज्म। फिर ग्लाइकोलाइसिस से बाद में और भी टीसीए साइकिल, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन्स, ऐसे रिएक्शन होके जो भी कार्बोहाइड्रेट्स है उनसे एनर्जी हार्वेस्ट की जाती है एंड दैट इज कन्वर्टेड इनटू द एटीपी व्हिच इज यूज्ड एज अ करेंसी ऑफ एनर्जी इनसाइड द सेल, इनसाइड द बॉडी। लेकिन अगर सपोज बैक्टीरिया को ग्लूकोज अवेलेबल नहीं है, लैक्टोज अवेलेबल है, तो लैक्टोज कैन आल्सो बी क्लीव्ड इनटू गैलेक्टोज एंड ग्लूकोज एंड इट कैन बी यूटिलाइज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी। तो ग्लूकोज अवेलेबल नहीं है, लैक्टोज अवेलेबल है, तो उस केस में लैक्टोज को कैटाबोलाइज करने वाले, लैक्टोज को ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज में कन्वर्ट करने वाले जो एंजाइम्स है, वन ऑफ द एंजाइम बीटा गैलेक्टोसाइडेज, उसको बनाना जरूरी होगा इकोलाई सेल के लिए। तो उस केस में बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम का जीन एक्सप्रेस होना जरूरी है। ओके, एंड अगर लैक्टोज अवेलेबल नहीं है, ग्लूकोज अवेलेबल है, तो उस केस में लैक्टोज को तोड़ के उससे ग्लूकोज गैलेक्टोज बनाने वाला जो एंजाइम है वो बनाने की कोई जरूरत नहीं है। उस केस में उसका जीन ऑफ भी रहा तो भी चलता है। तो दिस इज ए मेटाबॉलिक नीड कि अगर लैक्टोज प्रेजेंट है, ग्लूकोज एब्सेंट है, तो लैक्टोज को यूटिलाइज करना सेल के लिए कंपलसरी है। लैक्टोज का मेटाबॉलिज्म करना, उसका कैटाबॉलिज्म करना सेल के लिए कंपलसरी है, एंड दैट इज व्हाई वी से दैट दिस इज अ मेटाबॉलिक नीड वेयर द जीन फॉर द ब्रेकडाउन ऑफ द लैक्टोज, दैट इज द जीन फॉर द प्रोडक्शन ऑफ बीटा गैलेक्टोसाइडेज मस्ट बी एक्सप्रेस्ड। अब फिजियोलॉजिकल नीड भी हो सकती है। दिस मेटाबॉलिक नीड एक्चुअली इज वन ऑफ द फिजियोलॉजिकल नीड आल्सो, या फिजियोलॉजिकल नीड्स दूसरे भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल वी हैव कंज्यूम्ड लॉट्स ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम द डाइट, तो बहुत ज्यादा एक्सेस ग्लूकोज हमारे बॉडी के अंदर अगर मतलब ब्लड के अंदर अकुमुलेट हो गया तो उसको ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करना जरूरी है। ये हमने ऑलरेडी सीख लिया इन द रेस्पिरेशन चैप्टर। तो ग्लाइकोजन में उसको कन्वर्ट करने के लिए अब एक हार्मोन बनना पड़ेगा एंड दैट हार्मोन इज इंसुलिन। तो इंसुलिन अब तक नहीं बन रहा था, लेकिन ब्लड में ग्लूकोज लेवल ज्यादा हो गया तो इंसुलिन बनने की जरूरत है। एंड अगर ब्लड में ग्लूकोज कम हो गया, आपने सपोज सुबह से लेकर शाम तक खाना ही नहीं खाया, तो ब्लड में जितना ग्लूकोज था वो यूटिलाइज हो जाएगा। इन द इवनिंग देयर विल बी नो ग्लूकोज इनसाइड द ब्लड, तो बॉडी के बाकी के सेल्स को ग्लूकोज की जरूरत है, तो लीवर में जो ग्लाइकोजन है उसका डिग्रेडेशन होके ग्लूकोज रिलीज करना जरूरी है। एंड लीवर का ग्लाइकोजन डिग्रेडेशन करने के लिए और एक हार्मोन बनना जरूरी है which will give the signal to the liver for glycolysis, glycogenolysis, and that hormone is glucagon which is also synthesized by the pancreas. Okay, तो एक फिजियोलॉजिकल नीड क्या था कि ब्लड में ग्लूकोज ज्यादा था, तो क्या बनना पड़ा, इंसुलिन बनना पड़ा टू कन्वर्ट द एक्सेस ब्लड ग्लूकोज इनटू ग्लाइकोजन। दूसरा फिजियोलॉजिकल नीड क्या आ गया, अगर आपने खाना नहीं खाया बहुत देर तक या बहुत दिनों तक, तो ब्लड में जितना ग्लूकोज है वो कंज्यूम होने के बाद देयर विल बी डेफिशिएंसी ऑफ द ग्लूकोज इन द ब्लड, तो फिर जो ग्लाइकोजन पड़ा हुआ है उसको डिग्रेड करना पड़ेगा लीवर से,
and that glucose after the degradation of glycogen should be released into the blood, तो उसके लिए ग्लूकागॉन हार्मोन बनना पड़ेगा। मतलब अलग अलग फिजियोलॉजिकल कंडीशंस में अलग अलग जीन्स का एक्सप्रेशन होना जरूरी है। तो जब ग्लूकोज ज्यादा है तो ग्लूकागॉन का जीन ऑफ है, इंसुलिन का जीन ऑन है। जब ग्लूकोज कम है तो इंसुलिन का जीन ऑफ है, ग्लूकागॉन का जीन ऑन है। दिस इज द regulation of the gene expression depending on the physiological need of the organism. And now the last example, the regulation of gene expression depending on the environmental conditions. Okay, अगर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है समर में, फॉर एग्जाम्पल 40 डिग्री सेल्सियस एक्सेट्रा, तो हमारे बॉडी के अंदर जो प्रोटीन्स है वो डीनेचर होना स्टार्ट होते हैं जनरली एट the 50 degree Celsius temperature or above that. तो इन प्रोटीन्स को डीनेचुरेशन से बचाने के लिए हमारे बॉडी के अंदर कुछ और प्रोटीन्स बनते हैं जिनको हम कहते हैं हीट शॉक प्रोटीन्स, HSP इन शॉर्ट। तो ये हीट शॉक प्रोटीन्स हीट के शॉक से हमारे बॉडी के प्रोटीन्स को बचाते हैं, प्रोटीन्स का डीनेचुरेशन नहीं होने देते हैं, प्रोटीन्स का ब्रेक डाउन नहीं होने देते हैं। ओके, तो ये कब बने हीट शॉक प्रोटीन्स? जब 37 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर या 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है तब बने क्या? नहीं बने, तब तक इनके जीन्स ऑफ थे। लेकिन जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ गया, मतलब एनवायरमेंटल कंडीशन चेंज हो गया, तब ये प्रोटीन्स बने, मतलब इनके जीन्स एक्सप्रेस हो गए। ओके, अब दूसरा एक एग्जाम्पल लेते हैं कि जीन एक्सप्रेशंस डेवलपमेंटल स्टेज के ऊपर भी डिपेंडेंट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमारे बनने के लिए जो जाइगोट बनता है पहले, उस जाइगोट का बाद में एम्ब्रियो में कन्वर्जन होता है एंड डिफरेंट एम्ब्रियोनिक स्टेजेस में डिफरेंट टाइप्स ऑफ जीन्स एक्सप्रेस होकर डिफरेंट प्रोटीन्स बनते हैं। तो अलग अलग एम्ब्रियोनिक स्टेजेस में अलग अलग जीन्स का एक्सप्रेशन होता है। मतलब एक पर्टिकुलर एम्ब्रियोनिक स्टेज में कुछ जीन्स एक्सप्रेस नहीं हो रहे, कुछ एक्सप्रेस हो रहे, मतलब वहां पे जीन्स के एक्सप्रेशन का क्या हो रहा है? रेगुलेशन हो रहा है। या फिर कोई बच्चा है अभी, फॉर एग्जांपल वो पैदा ही हुआ है, 1-2 साल का है, तो उसके अंदर टेस्टोस्टेरोन बनने का कोई मतलब नहीं है। व्हेन द चाइल्ड विल अटेन द प्यूबर्टी एट द एज ऑफ से फॉर एग्जांपल 14, 15 एक्सेट्रा, तब उसके अंदर टेस्टोस्टेरोन बनना जरूरी है। तब तक टेस्टोस्टेरोन बनना बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। तो टेस्टोस्टेरोन बनाने वाले जो एंजाइम्स है उनके जीन्स तब जाके एक्टिवेट होंगे व्हेन द चाइल्ड विल एक्चुअली अटेन द प्यूबर्टी। तो तब तक वो जीन नहीं थे क्या उसके बॉडी में? थे, लेकिन वो स्विच्ड ऑफ थे क्योंकि उस पर्टिकुलर प्रोटीन या एंजाइम की जरूरत नहीं थी तब तक, जब तक टेस्टोस्टेरोन नहीं बनाना है। तो इस तरीके से डिपेंडिंग ऑन द मेटाबॉलिक नीड, डिपेंडिंग ऑन द फिजियोलॉजिकल नीड, डिपेंडिंग ऑन द environmental conditions and depending on the developmental stage of the organism, genes का expression होता है या नहीं होता है। मतलब gene expression का क्या होता है? basically regulation होता है। okay, so this is what is regulation of gene expression and the conditions in which the gene expression regulation is exerted. Now the next question, why to regulate gene expression? क्यों करना है रेगुलेशन? हर प्रोटीन को बनने दो अगर जीन्स है सेल के अंदर, तो नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। वाई सो? बिकॉज ट्रांसक्रिप्शन रिक्वायर्स कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी। क्योंकि ट्रांसक्रिप्शन में होता क्या है, बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स, राइबोन्यूक्लियोटाइड्स एक दूसरे के साथ जोड़े जाते हैं विद द हेल्प ऑफ फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड्स, एंड इन फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड्स को क्रिएट करने के लिए एनर्जी लगती है। तो लंबा आरएनए बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स का बनाना हो तो इट विल रिक्वायर ए लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी। तो ट्रांसक्रिप्शन में एनर्जी वेस्ट हो जाएगी। फिर प्रोसेसिंग जो होती है, स्प्लाइसिंग, कैपिंग, पॉलीएडिनाइलेशन इन केस ऑफ यूकैरियोटिक एचएनआरएनए, उस प्रोसेसिंग प्रोसेस में भी लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी लगती है। एंड प्रोसेसिंग के बाद जो एमआरएनए बन गया उसको न्यूक्लियस के बाहर साइटोप्लाज्म में ट्रांसपोर्ट करने के लिए भी एनर्जी लगती है। विदाउट एनर्जी तो कोई ट्रांसपोर्ट नहीं होगा। हमको यहाँ से सपोज किसी दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जाना है तो हमको कोई व्हीकल यूज करना पड़ेगा, और अगर पैदल भी गए तो हमारे बॉडी में जो एनर्जी है दैट विल बी यूज। कोई व्हीकल यूज कर रहे हैं तो व्हीकल के लिए भी एनर्जी लगेगी इन द फॉर्म ऑफ आइदर पेट्रोल और डीजल एक्सेट्रा।
तो किसी भी तरीके का ट्रांसपोर्ट विदाउट एनर्जी नहीं हो सकता। इसी तरीके से mRNA का न्यूक्लियस से सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर जो ट्रांसपोर्ट है उसके लिए भी लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी लगती है। फिर उस mRNA का ट्रांसलेशन करना है तो उस प्रोसेस में भी एनर्जी लगती है। हमने देखा था कल के लेक्चर में कि अमीनो एसिड एक्टिवेशन करने के लिए लार्ज अमाउंट ऑफ एटीपीज लगते हैं एंड पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए भी एनर्जी लगती है। सो इस तरीके से जीन एक्सप्रेशन की हर स्टेज में लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी लगती है। तो जीन एक्सप्रेस हो गया, प्रोटीन बन गया और फिर पता चला कि उस प्रोटीन का भी कोई काम ही नहीं है, तो सारी एनर्जी वेस्ट हो गई। ओके, तो ये एनर्जी वेस्ट नहीं हो जाए इसलिए ये प्रोटीन अगर अब इस कंडीशन में जरूरत नहीं है उसकी तो वो बनना ही नहीं चाहिए। इसलिए जीन एक्सप्रेशन का क्या करना चाहिए, मतलब उसको बंद करना चाहिए, उसका रेगुलेशन करना जरूरी है। ओके, सो दिस इज why to regulate gene expression, okay, to conserve the energy। अगर किसी प्रोटीन की जरूरत है ही नहीं एक पर्टिकुलर मेटाबॉलिक, फिजियोलॉजिकल, एनवायरमेंटल या डेवलपमेंटल कंडीशन में, तो उस प्रोटीन को बनाने वाले जीन को ब्लॉक किया जाए तो एनर्जी कंजर्व हो जाएगी, वेस्ट नहीं हो जाएगी। ओके, दैट इज व्हाई वी नीड टू रेगुलेट जीन एक्सप्रेशन। ओके, नाउ व्हाट आर द स्टेप्स और लेवल्स ऑफ रेगुलेशन। हर वो स्टेप जो जीन एक्सप्रेशन का है उस स्टेप में जीन एक्सप्रेशन का रेगुलेशन किया जा सकता है। ओके, वी कैन स्टॉप द जीन फ्रॉम एक्सप्रेसिंग एट द ट्रांसक्रिप्शनल लेवल, प्रोसेसिंग लेवल, even at the transport level, translational level, or even the post-translational level in case of eukaryotic cells. And in case of prokaryotic cells, that is bacteria, we can stop the regulation of gene expression, or we can stop the expression of gene at the transcription or translation level. उसमें और भी डेप्थ में जाए तो ट्रांसक्रिप्शन के 3 स्टेजेस होते हैं, इनिशिएशन, इलोंगेशन एंड टर्मिनेशन। ट्रांसलेशन के भी 3 स्टेजेस होते हैं सेम, इनिशिएशन, इलोंगेशन एंड टर्मिनेशन। तो इन प्रोसेसेस के हर सब स्टेज के ऊपर भी जीन एक्सप्रेशन रेगुलेशन अप्लाई किया जा सकता है, लेकिन लॉजिकली या एनर्जेटिकली जीन एक्सप्रेशन का रेगुलेशन कहाँ पे होना जरूरी है, सो दैट लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी विल बी कंजर्व या मोस्ट ऑफ द एनर्जी विल बी कंजर्व। सपोज हमने क्या किया कि जीन के प्रोडक्ट की कोई जरूरत नहीं है, बट वी अलाउड द जीन टू एक्सप्रेस एंड फॉर्म द mRNA, वी अलाउड द जीन टू एक्सप्रेस एंड फॉर्म द, फॉर एग्जांपल, प्रोटीन प्रोडक्ट। आफ्टर पोस्ट ट्रांसलेशनल प्रोसेसिंग हमने रोक दिया सो दैट एनर्जी शुड बी कंजर्व, लेकिन यहां तक तो एनर्जी वेस्ट हो ही गई ना, तो इतनी भी एनर्जी वेस्ट नहीं हो जाए, इसलिए द मोस्ट लॉजिकल स्टेप फॉर द रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन इज द फर्स्ट स्टेप, दैट इज ब्लॉक द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। तो mRNA ही नहीं बनेगा। ओके, तो RNA ही नहीं बनेगा तो उसके प्रोसेसिंग या ट्रांसपोर्ट या ट्रांसलेशन किसी भी चीज के लिए एनर्जी नहीं लगेगी, तो लॉट्स ऑफ एनर्जी विल बी कंजर्व। और ट्रांसक्रिप्शन में भी उसके टर्मिनेशन पे रेगुलेशन अप्लाई करने की वजह से उसके इनिशिएशन में ही रेगुलेशन अप्लाई करो, क्योंकि टर्मिनेशन में अप्लाई किया मतलब मोस्ट ऑफ द RNA बन गया तो उसमें तो एनर्जी लगी ही कुछ ना कुछ, तो उतनी भी एनर्जी वेस्ट नहीं करनी हो, तो अप्लाई द रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन एट द फर्स्ट स्टेज, दैट इज रेगुलेशन एट द इनिशिएशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। तो इनिशिएशन ही नहीं हुआ तो 0 अमाउंट ऑफ एनर्जी इज वेस्टेड एंड 100% amount of energy is conserved. Okay, so that is why logically and energetically, that means thermodynamically, the initiation of transcription should be regulated to regulate the gene expression. Okay, and now what is the example where we see that regulation of gene expression is applied? So there are lots of examples, lots of genes in both prokaryotes and eukaryotes, they are regulated. अब हर जीन रेगुलेटेड नहीं होता है, कुछ जीन्स हर समय में लगते हैं, मतलब फ्रॉम द बर्थ और फ्रॉम द जाइगोट फॉर्मेशन टिल द डेथ ऑफ द ऑर्गेनिज्म, हर सेकंड में किसी प्रोटीन प्रोडक्ट की हमको जरूरत हो सकती है। ऐसे भी कुछ प्रोटीन्स होते हैं तो इनके जीन्स हमेशा एक्सप्रेस होते हैं, एंड ऐसे जीन्स को हम क्या बोलते हैं, हाउस कीपिंग जीन्स या कंस्टिट्यूटिव जीन्स, जो हमेशा एक्सप्रेस होते हैं, जिनका कभी भी रेगुलेशन नहीं होता है। दे आर व्हाट, हाउस कीपिंग जीन्स और कंस्टिट्यूटिव जीन्स।
लेकिन जिन जीन्स की ज़रूरत एक पर्टिकुलर मेटाबॉलिक, फिजियोलॉजिकल, डेवलपमेंटल या एनवायरमेंटल कंडीशन में ही है, ऐसे जीन्स का जनरली रेगुलेशन होता है एंड दे आर नॉट कॉल्ड एज हाउसकीपिंग जीन्स, इंस्टेड दे आर कॉल्ड एज रेगुलेटेड जीन्स। ओके, तो जो रेगुलेटेड जीन्स हैं उनके ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, उसका एक एग्जाम्पल हमको देखना है क्योंकि उतना ही हमारे सिलेबस में है, दैट इज रेगुलेशन ऑफ the lac operon, which is made up of 3 structural genes, and this lac operon is present in bacteria E. coli. So in the next lecture we will see the regulation of lac operon in bacteria. Okay, hope you understood what is regulation of gene expression and why to apply it on the genes. Okay, we will discuss the next point in the next lecture. Thank you.